19.46 गैलन और 1910 और 1914 में 22.43 गैलन थी। अवश्य हमारी स्थिति की किसी भी हालत में अमेरिका की स्थिति से तुलना नहीं की जा सकती। एक और संकेत लीजिए, क्या हम कह सकते हैं कि देश में शराब जैसी कोई चीज है? क्या हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे लोग रहे हैं जिनकी मौत केवल शराब पीते रहने से हुई है? क्या ऐसे लोग हैं जो अत्यधिक शराब पीने से जिगर की बीमारी से पीड़ित होकर मरे हैं? मैंने इस प्रांत की पब्लिक हेल्थ रिपोर्टों में प्रकाशित आंकड़ों का अध्ययन किया है। मैंने भारत सरकार द्वारा नियुक्त स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा प्रकाशित आंकड़ों की खोजबीन की है। मैं यह कहना चाहता हूं कि दोनों ने शराबखोरी से होने वाली मौतों का उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं समझा। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसी मौतें हमारे देश में नहीं होती। दूसरी ओर देखिए अमेरिका में क्या हुआ। अमेरिका में शराबखोरी के कारण मरने वालों की स्थिति इस प्रकार है। 1917 में प्रति 1000 लोगों में से 5, 1916 में 5.8, 1915 में 5.2, 1914 में 4.9, 1913 में 5.10 लोग शराबखोरी से मरे। एक और संकेत देखें, कितने लोग शराब की लत के कारण जिगर की बीमारी से मरे। इनकी संख्या प्रति 1000 व्यक्ति इस प्रकार थी। 1917 में 11, 1916 में 12, 1915 में 12.6, 1914 में 13, 1913 में 13.4 लोग। मेरा निवेदन है कि हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं है, इसलिए मेरा विचार है कि मंत्रालय का यह गलत है कि हमें इस समस्या से निपटना होगा। मैं मानता हूं कि हमारे देश में ऐसी समस्या कभी बन भी नहीं सकती। इसके 2 सशक्त कारण हैं। एक, भारत के सभी धर्म मद्यपान को पाप समझते हैं और उस पर रोक लगाते हैं। धर्म ने बहुत से शरारती काम किए होंगे, परंतु इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय धर्मों हिंदू, मुस्लिम, पारसी ने एक अच्छा काम किया है, वह है शराब पीने पर प्रतिबंध लगाना, जिसका पालन हमारी अधिसंख्य जनता ने बहुत सख्ती से किया है। हमारी दूसरी विशेषता जो हमारे देश को अन्य देशों से बिल्कुल अलग करती है और जिसके कारण मद्यपान की समस्या खड़ी ही नहीं हो सकती, वह यह है कि शराब का व्यापार सरकार के हाथ में है, यह निजी माखोरों के हाथों में नहीं है जैसा कि अमेरिका में है या यूरोप के अन्य देशों में है। सरकार एक जिम्मेदार संस्था है, वह जनमत के अधीन होती है, वह इस सदन की राय के अधीन है, इसलिए वह कभी खराब काम नहीं कर सकती, जबकि यह काम निजी मुनाफाखोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा है, हर दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ऐसी समस्या है जिससे निपटने की आवश्यकता है। महोदय, मेरा अगला प्रश्न है, क्या यह अत्यंत आवश्यक समस्या है कि हम हर चीज को ताक पर रखते और पहले इससे निपटें? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि इस प्रेसिडेंसी के लोगों की विभिन्न आवश्यकताएं क्या हैं। क्या उनकी अन्य आवश्यकताएं पूरी गई हैं? क्या वे उनसे उतने संतुष्ट हैं कि हम थोड़ी देर के लिए इन्हें भूल जाएं और केवल इसी एक समस्या से निपटें? मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले शिक्षा का प्रश्न उठाते हैं। इसमें पूर्ण शिक्षा की स्थिति इस प्रांत में इस प्रकार है। जहां तक पुरुषों का संबंध है, इनकी जनसंख्या के केवल 14.3% लोग ही साक्षर है। जहां तक महिला जनसंख्या का संबंध है, केवल 2.4% महिला ही साक्षर है। इसका अर्थ यह हुआ कि 86% पुरुषों और 98% स्त्रियों को प्रारंभिक अक्षर ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे वे अपने जीवन की गतिविधियों को अन्य वर्गों के कपट का शिकार बने बिना चला सकें। इस मामले में रिपोर्ट बनाने के लिए सरकार ने एक कमेटी की नियुक्ति की थी। इसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन इस बजट में उस कमेटी के प्रस्तावों को कार्य रूप देने के संबंध में कोई प्रावधान दिखाई नहीं देता है।
अब बच्चों की शिक्षा को ही लीजिए। क्या आप जानते हैं कि इस प्रेसिडेंसी में इसकी क्या स्थिति है? इस प्रांत में एक चीज ऐसी है जिसमें बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता, और वह यह है कि सरकार ने कॉलेज शिक्षा के संबंध में अपना दायित्व नहीं निभाया है। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर कोई संदेह हो ही नहीं सकता। यह सरकार इस प्रेसिडेंसी के लड़कों को शिक्षा देना अपना काम नहीं मानती। यह काम उसने निजी एजेंसियों पर छोड़ रखा है। चलिए सेकेंडरी शिक्षा को ही लीजिए, यहाँ भी स्थिति कामोबेश वैसी ही है। सरकार अपने कंधे पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। हाँ, वह यह काम जरूर करती है कि निजी एजेंसियां जो धन इकट्ठा करती हैं उसमें सरकारी खजाने से थोड़ा सा अनुदान देकर कुछ इजाफा कर देती है। इसलिए जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, हमारे पास वास्तव में विधि का क्षेत्र बहुत सीमित है। अब प्राथमिक शिक्षा को लीजिए, सरकार ने इस संबंध में क्या किया है? इस सिलसिले में जो आंकड़े हैं मैं कुल इकट्ठा कर पाया हूँ, उससे ज्ञात होता है कि स्थिति यह है। प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों पर लागू हुआ है। इस आयु वर्ग में कुल 24,79,000 बच्चे हैं। इनमें से 7,54,000 बच्चे स्कूल जाते हैं और बाकी बच्चे स्कूल नहीं जाते। इस अनुपात को इस रूप में समझा जाए कि हर 3 बच्चों में से 1 बच्चा स्कूल जाता है और 2 बच्चे स्कूल नहीं जाते। इस प्रश्न की जांच सुविधाओं की दृष्टि से करें जिन्हें सरकार प्राथमिक शिक्षा के लिए देती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस प्रेसिडेंसी के कस्बों में 184 प्राथमिक स्कूल हैं। यह तो हुआ शहरों के संबंध में। गांवों में स्थिति क्या है? इस प्रेसिडेंसी में कुल 21,484 गांव हैं। इनमें से केवल 8,599 गांवों में स्कूल है। 12,885 गांवों में कोई स्कूल नहीं है। तो स्थिति यह है, सरकार उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ नहीं करती। प्राथमिक शिक्षा अधिनियम की व्यवस्थाओं को लागू करना तो अलग बात है। महोदय, यहाँ मुझे एक असाधारण बात ध्यान में आ रही है। मैं नहीं जानता कि माननीय वित्त मंत्री का ध्यान उस पर गया या नहीं। अगर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाए तो उस पर कुल कितना व्यय होगा? प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार बम्बई सरकार को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर 1.30 लाख रुपया व्यय करने होंगे। महोदय, इतनी ही राशि माननीय वित्त मंत्री कर प्रस्ताव से ले रहे हैं। कर प्रस्ताव अच्छे हैं या नहीं वह अलग बात है। मैं अपना ध्यान इस प्रश्न पर केंद्रित करना चाहता हूं कि कौन सी श्रेष्ठ पद्धति से और किस उद्देश्य के लिए बजट से प्राप्त धन का उपयोग किया जाए। यही प्रश्न मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं। आप 1.30 लाख रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। क्या यह आवश्यक है कि आप शराबखोरों की स्थिति सुधारने के लिए इस धन का व्यय करें, या आपको उस धन को उन बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना चाहिए जो शिक्षा नहीं ले पाते? यह महत्व का प्रश्न है। वास्तव में क्यों बच्चों की शिक्षा उन 10 लाख शहरी लोगों से कम महत्वपूर्ण है जो शराब पीना पसंद करते हैं? महोदय, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं स्वयं शराब नहीं पीता और मैं चाहता हूं कि कोई भी न पिए, परंतु समस्या यही है। अगर आप मुझे एक शिक्षित व्यक्ति दिखा दें जो संयमी हो तो मैं उसका स्वागत करूंगा, लेकिन अगर आप ऐसे संयमी को अपनाने को कहते हैं जो मूर्ख हो, जो निकम्मा हो, जो कुछ नहीं समझता हो, तो मैं उसकी तुलना में उस व्यक्ति को पसंद करूंगा जो पीता हो परंतु कुछ जानता तो हो। मेरी वही स्थिति है। मैं समझता हूँ माननीय मंत्री को ऐसी स्थिति को भारी कराधान के प्रस्ताव जिसे वह प्रांत पर लगाना चाहते हैं वितरण करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। एक और विकल्प ले, मैं जन स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। यह प्रांत जन स्वास्थ्य पर जो कुल 31,48,000 रुपये की मामूली राशि खर्च करता है, इसका हिसाब लगाएं तो यह हमारे संपूर्ण बजट के कुल 2.5% की
दर बैठती है। महोदय, गांव में पानी की तत्काल आवश्यकता है। सैकड़ों गांवों को पानी नसीब नहीं होता। जो कोई भी गांव में जाएगा उसे महसूस होगा कि गांव गोबर के ढेर के सिवाय और कुछ नहीं है। उन्हें गांव कहना गलत है, उन्हें रहने की जगह कहना भी गलत है। हमारे प्रांतों के गांवों में जो गंदगी है उनमें सुधार लाना आज की तात्कालिक आवश्यकता है। सैकड़ों लोग मलेरिया व अन्य बीमारियों से मर रहे हैं। मुश्किल से ही कहीं औषधालय है। दवा के वितरण या चिकित्सा के लिए शायद ही कोई व्यवस्था है। जैसा मैंने कहा है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले वर्ष 10 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था। हम नहीं जानते वह रुपया कैसे खर्च हुआ। इस वर्ष 8,55,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। यह विकट समस्या से जूझने के लिए पर्याप्त है। सैकड़ों लोग सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टरी चिकित्सा नहीं मिलती, पीने का पानी नहीं मिलता। वित्त मंत्री ने यह धन बंबई और अहमदाबाद के 10 लाख शराबियों की आत्मा की रक्षा करने के लिए बाइबल की भाषा प्रयोग करें तो उनकी आत्मा की शुद्धि के लिए या उनको पुरोहित बनाने के लिए खर्च करने के लिए सोचा है। महोदय, एक और मुद्दा भी है। वही मुद्दा उठाया गया है कि हम शहर में रहने वालों शहरी जनसंख्या पर कर लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम शहरी जनसंख्या पर कर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम गांव के लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं। क्या इस बजट में ऐसा कुछ किया गया है? अगर मंत्री महोदय वास्तव में ऐसा ही कर रहे हैं जिसके लिए मेरे कुछ मित्रों ने का ध्यान दिया है तो इससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। करों से प्राप्त 1.69 लाख रुपए की राशि किस पर खर्च होती है? वह शराबियों के कल्याण पर खर्च करेंगे जो शहरों में रहते हैं। गांव के निर्धन व्यक्ति को इसमें से कोई लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए केवल एक मध्यभूकर को लेते हैं। इस प्रेसिडेंसी में कुल भू राजस्व 3,38,63,000 रुपये का है। पिछले वर्ष 10 लाख रुपये की छूट दी गई थी। वह अस्थायी कटौती नहीं है। बजट में यह संकेत दिया गया है कि 40 लाख रुपये की अस्थायी कटौती जाएगी। इसका अर्थ है कि ग्रामीण जनसंख्या को अब भी 3 करोड़ रुपये भू राजस्व के रूप में बर्दाश्त करने होंगे। मैं वित्त मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर वह शहर की जनता से कर के रूप में 1.69 लाख रुपया प्राप्त करते हैं तो वह भू राजस्व को पूरी तरह क्यों नहीं खत्म कर देते? मैं स्वयं इससे बहुत खुश हूँगा। अगर वह इन करों से प्राप्त होने वाली संपूर्ण धनराशि को भू राजस्व खत्म करने में लगा देते हैं तो मैंने बजट का जो विरोध किया है उस सबको वापस ले लूंगा। क्या वह ऐसा करेंगे? वह ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? महोदय, अब तो बस 1-2 मुद्दे ही रह गए हैं जिन पर मुझे बोलना है। इस बजट में माननीय वित्त मंत्री 2 कामों के लिए श्रेय लेना चाहते हैं। एक यह कि वह सभी करों को शहरी क्षेत्रों में लगा रहे हैं। दूसरी सब मिलाकर उन्होंने कोई नया भार नहीं डाला है। इसका कारण यह है कि नए कर के रूप में जो कर लगाया गया है वह मद्य निषेध का घाटा पूरा करने के लिए है। इसलिए जोड़ घटाव के बाद योग वही आता है। अब पहले प्रश्न के संदर्भ में मैं कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा यह विचार रहा है और यह विचार मेरे इस प्रांत की नीतियों के अध्ययन से पुष्ट होता है कि जहां तक हमारे प्रांत का संबंध है कृषि सबसे घना व्यवसाय है। मैं अपनी बात के समर्थन में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। पहली ध्यान देने योग्य बात यह है कि बम्बई क्षेत्र की दृष्टि से एक छोटी प्रेसिडेंसी है। इस प्रेसिडेंसी का कुल क्षेत्रफल 76,735 वर्ग मील है जो मद्रास प्रेसिडेंसी के आधे, पंजाब संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत के 2/3 के बराबर और बिहार उड़ीसा से कुछ कम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उस क्षेत्र की तुलना कीजिए जिस पर खेती के लिए बुआई होती है, जिस पर खाद्यान्न की फसलें उगाई जा सके। बम्बई में बुआई वाला क्षेत्र 3,28,01,971
एकड़ है। जैसा कि मैंने कहा है, हमारी प्रेसिडेंसी छोटी है, परंतु वास्तव में बुआई वाला क्षेत्र उतना ही है जितना कि महाराष्ट्र में है, यानी ऐसी प्रेसिडेंसी जो बंबई से दुगनी है। संयुक्त प्रांत में भी बुआई का क्षेत्र उतना ही है। यह बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत के बुआई क्षेत्र से 80 लाख एकड़ अधिक है। पंजाब के बुआई क्षेत्र से 60 लाख एकड़ अधिक है। मेरा दावा है कि इस प्रेसिडेंसी में कृषि सबसे अधिक घना उद्योग है, यानी हर एक इंच क्षेत्र जिसका उपयोग किया जा सकता था उसका उपयोग किया जा चुका है। इसलिए अब कृषि की ओर लोगों को ढकेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि की थोड़ी और तुलना करके देखें, जो संयुक्त प्रांत में 100 लाख एकड़, मद्रास में 120 लाख एकड़, मध्य प्रांत में 140 लाख एकड़, पंजाब में 140 लाख एकड़ है, और जबकि बंबई में यह केवल 60 लाख एकड़ है। महोदय, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा यह विचार बन रहा है, और मैं यह बात पूरे सोच विचार के साथ कह रहा हूँ कि इस प्रेसिडेंसी की मुक्ति, और मैं कह सकता हूँ कि संपूर्ण भारत की मुक्ति इस बात में है कि यहाँ और अधिक शहरीकरण किया जाए, हमारे कस्बों में नए वन का संचार किया जाए, उद्योगों की स्थापना की जाए, और जितना संभव हो सके ग्रामीण जनसंख्या को शहरों में पहुंचा दिया जाए। गांवों में क्या रखा है, वैसे भी हमारे ग्रामीणों के पास इतना धन नहीं होता कि अपनी कृषि का सर्वोच्च ढंग से चला सकें जैसे कि चलाना चाहिए। जनसंख्या हर दशक में बढ़ रही है, और नए उत्तराधिकारियों के उत्पन्न हो जाने से भूमि का विभाजन होता जा रहा है। हर जगह हालत इतनी खराब है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। गांव के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए एक ही रास्ता है कि उन्हें चरखे जैसी पुरानी मशीन ना दें, या उन्हें कपड़ा बुनने के लिए मजबूर ना करें जिसे वे प्रतिस्पर्धी बाजार में बेच ना सकें। उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उद्योगों को नष्ट ना करें, शहरों में अन्य सेवाओं को नष्ट ना करें, और लोगों गांवों में जाने के लिए मजबूर ना करें। इसका उपाय दूसरी दिशा में है, यानी अधिक से अधिक लोगों को गांव से शहरों में ले जाया जाए, वहां उन्हें उद्योगों में रोजगार दिया जाए, उनका आर्थिक जीवन बेहतर बनाया जाए। यही रास्ता है। महोदय, मुझे यह कहने में कोई शक नहीं है कि जो व्यक्ति हमारे पास जो कुछ छोटे उद्योग हैं उन्हें तोड़ने पर तुला है वह जनता का दोस्त नहीं दुश्मन है। अब दूसरा मुद्दा लेते हैं। मेरे माननीय मित्र कहते हैं, आखिर मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं योगफल में कुछ जोड़ रहा हूँ? नहीं, मैं 1.69 लाख रुपये जुटा रहा हूँ, लेकिन मैं इसके साथ 1.25 लाख रुपये का शराब राजस्व और 40 लाख रुपये का भू राजस्व छोड़ रहा हूँ। मैं नहीं जानता हूँ क्या वह यह श्रेय गंभीरता से ले रहे हैं। अगर वह इसे गंभीरता से ले रहे हैं तो मैं उन्हें इस कुम्हार की याद दिलाऊंगा जिसे कुछ मिट्टी गई थी। अगर वह कुमार गणपति की मूर्ति के बदले बंदर की बना दे, या हाथी की मूर्ति बनाने के बदले गधे की बना दे, तो क्या आप उसे अच्छा कुम्हार कहेंगे क्योंकि उसने अधिक मिट्टी खर्च नहीं की? मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इसका उत्तर क्या हो। यह केवल गणपति के बदले बंदर बनाने के सिवाय और कुछ नहीं है महोदय। इसलिए जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, यह बजट जहां तक कराधान का प्रश्न है, लापरवाही से बनाया गया बजट है, और जहां तक व्यय का प्रश्न है, यह निरर्थक है। महोदय, हम सबको समझ लेना चाहिए कि इस प्रेसिडेंसी में सबसे अधिक कर लगे हुए हैं ब्रिटिश भारत के प्रांतों में प्रति व्यक्ति कराधान को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। ये मेरी आंकड़े नहीं है, ये मेरे माननीय मित्र वित्त मंत्री के आंकड़े हैं जो मैंने उनके पिछले वर्ष के बजट भाषण से लिए। बिहार और उड़ीसा 1.29 रुपये, बंगाल 1.78, आसाम 2.26, मध्य प्रांत 2.72, संयुक्त प्रांत 2.29, पंजाब 4.43, मद्रास 3.26, सिंध 4.90,
बम्बई 6.00 रुपया। इसी से पता चल जाएगा कि हमारी जनता कितने भारी करों के बोझ से दबी हुई है। सच्चाई यह है कि हमारे व्यय को इतना नियंत्रित किया गया है कि हमारे पास व्यय करने के लिए कुछ है ही नहीं। वास्तव में हमारे पास व्यय करने के लिए कुछ गुंजाइश है ही नहीं। व्यवहारिक रूप से इस प्रेसिडेंसी में कर इकट्ठा करने की लागत हमारे राजस्व की 15% बैठती है। अवकाश प्राप्ति पर लोगों को देने में 10% खर्च हो जाता है, ब्याज 10.5% ले जाता है। कानून और व्यवस्था, न्याय, पुलिस और जेल समेत पर 18% चला जाता है। अब बाकी जो बचता है वह उन मदों पर खर्च किया जाता है जिन्हें जन कल्याण की मदें कहते हैं। यही स्थिति है। कठिन परिस्थितियों में जहां तक राजस्व का संबंध है हमारी क्षमता कम है, और जहां तक विनियोग का प्रश्न है बहुत सी मदें जो जन कल्याण के रूप में है हमें कुछ नहीं देती। ऐसी परिस्थितियों में हमारे माननीय मंत्री को ज्यादा सावधानी दिखानी चाहिए थी। मुझे खेद है कि ऐसा नहीं किया।